हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग केस का कुछ पॉइंट है जो रह गया था पिछले क्लास में, तो आज हम उस पे बात करेंगे और फिर यूज ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अधिकार बतलाने के लिए हम अपस्ट्रॉफ एस का यूज करते हैं और ऑफ का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न यह होता है कि अधिकार किसका है? अधिकार सजीव का बता रहे हैं या अधिकार निर्जीव का बता रहे हैं? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो मैं आपको बता दूं कि जब मुझे यदि सजीव का अधिकार बतलाना है तो हम अपस्ट्रॉफ एस का यूज करते हैं। सजीव का अधिकार बतलाना है तो अपस्ट्रॉफ एस का यूज करते हैं, और यदि निर्जीव का अधिकार बतलाना है मेरे बच्चों तो हम ऑफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चे? ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है ना? लेकिन ये जो रूल है बच्चे वो 100% वर्क नहीं करता, यानी ये 100% काम नहीं करता। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहां पे हम सजीव का अधिकार बताएं तो भी अपस्ट्रॉफ एस का यूज नहीं करते हैं, केवल अपस्ट्रॉफ के साइन का यूज करना पड़ता है। अगर हम अपस्ट्रॉफ एस का यूज करें तो सेंटेंस में एरर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो अब किस सिचुएशन में वैसा होगा हम आज उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं पहले आपको समझा दूं। देखो, यदि किसी नाम का प्लुरल या यदि किसी नाउन का प्लुरल हम एस या ईएस जोड़कर बनाते हैं, यानी यदि किसी नाउन के अंत में आप एस या ईएस जोड़कर यदि आप उसका प्लुरल बना लिए और फिर उसका अधिकार बतलाना है, और यदि वो सजीव है तो हम अपस्ट्रॉफ एस का यूज नहीं करेंगे, केवल अपस्ट्रॉफ का साइन लगाएंगे। वही जो मेरा रूल है कहता है, यदि किसी नाउन का प्लुरल एस या ई एस की सहायता से बनता है, यानी उसमें एस या ई एस जोड़कर यदि हम प्लुरल बनाते हैं तो अधिकार दर्शाने के लिए केवल और केवल अपस्ट्रॉफ के साइन का प्रयोग होता है। तो आपके सामने एक सेंटेंस दिया गया बच्चों, लड़के का नाम अमर है। लड़के का नाम अमर है, तो यहां पे सबसे पहले हम बोले थे कि उसका नाम लिखेंगे जिसका अधिकार बतलाना है। तो इसमें अधिकार किसका बताया जा रहा है बच्चे? लड़के का। तो लड़के यानी कि बॉयज। अब लड़का सजीव है, तो सजीव के अधिकार बतलाने के लिए का के की के लिए क्या व्यवस्था है बच्चों? है ना, अपस्ट्रॉफ एस। तो बॉयज में क्या लगाएंगे? अपस्ट्रॉफ एस। उसके बाद उसका नाम लिखते हैं जिसका अधिकार जिस पर अधिकार दर्शाना हो, तो किस पे? नाम पे, यानी नेम इज अमर। तो आपने ये सेंटेंस तो बनाया, लेकिन बच्चों ये सेंटेंस हमारा गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? कारण समझो। क्योंकि हम बताए थे कि यदि किसी नाउन के अंत में एस या ईएस लगाकर हम प्लुरल बनाते हैं तो उसके साथ केवल अपस्ट्रॉफ का साइन यूज होगा। तो अब इसको सही करेंगे तो क्या होगा बच्चे? बॉयज, उसके बाद अपस्ट्रॉफ एस नहीं लगेगा, केवल अपस्ट्रॉफ का साइन लगेगा। उसके बाद नेम इज अमर। ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ बच्चे? सही हुआ। ठीक है, चलो। तो एक सिचुएशन ऐसा है जहां पे हम अपस्ट्रॉफ एस का यूज सजीव में भी नहीं कर पाते हैं, और एक सिचुएशन ऐसा आता है, उसको समझेंगे। यदि किसी के नाम का अंत किसी भी प्रकार के सौ से होता हो, चाहे वो तलाब स हो, मूर्धन स हो या दंड स हो, किसी भी प्रकार के सौ से होता है, तो उसका अगर मुझे अधिकार बतलाना है तो हमें केवल और केवल अपस्ट्रॉफ का साइन लगाना है। अपस्ट्रॉफ के बाद एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चे, चलिए। तो यही आपके सामने रूल है, कहता है यदि किसी नाम का अंत किसी भी प्रकार के सौ से होता हो, चाहे वो तालाब स हो, मूर्धन स हो या दंड स होता हो, तो उसका अधिकार दर्शाने के लिए केवल अपस्ट्रॉफ के साइन का प्रयोग करते हैं। किसका बच्चे? अपस्ट्रॉफ के साइन का प्रयोग करते हैं। अब यहां पे प्रश्न है, आपके सामने एक सेंटेंस दिया गया है, रमेश का घोड़ा तेज है। तो बच्चे हम सबसे पहले सजीव का अधिकार बताना होता है, तो हम उसका नाम लिखते हैं जिसका अधिकार बताना हो। तो इस पे अधिकार किसका बताया जा रहा है बच्चे? तो रमेश का। तो यहां पे रमेश हम लिखेंगे, रमेश लिख लिए। अब देखो, अब रमेश के बाद, रमेश तो व्यक्ति का नाम है तो सजीव है, और सजीव का अधिकार बतलाने के लिए क्या लगाएंगे? काके की के बदले में अपस्ट्रॉफ एस। लेकिन आप देखोगे रमेश के नाम के अंत में क्या है? सौ है, इसलिए इसमें अपस्ट्रॉफ एस नहीं, केवल अपस्ट्रॉफ का साइन लगेगा।
उसके बाद उसका नाम लिखते हैं जिस पर अधिकार बताना है। तो अधिकार किस पे बता रहे हैं बच्चे? घोड़ा पे, यानी रमेश हॉर्स, है ना। और हमने आपको बता चुका इज एम आर का प्रयोग करते हैं के लिए, तो हॉर्स में क्या लगेगा बच्चे? इज, और तेज का फास्ट। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ? सही हुआ। तो आप यहां तक ये समझे कि जब हमको सजीव का अधिकार बतलाना है तो हम अपस्ट्रॉफ एस का यूज करते हैं, निर्जीव का अधिकार बतलाना है तो ऑफ का यूज करते हैं। लेकिन बच्चे कुछ सिचुएशंस ऐसे आते हैं जिस सिचुएशन में ना तो आप अपस्ट्रॉफ एस का यूज कर पाओगे और ना ही ऑफ का यूज कर पाओगे। हालांकि अधिकार बताएगा लेकिन आप यूज नहीं कर पाओगे। ऐसा कब होगा उसको समझेंगे। प्राकृतिक क्रिया या प्राकृतिक घटना में ना तो अपस्ट्रॉफ एस लगता है और ना ही ऑफ लगता है। तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो गया? तो समझो, यानी ग्रामर जो है मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ नियम है, कानून है, ठीक है। तो ये बताओ, जिसकी मनुष्य की औकात प्रकृति के सामने कुछ नहीं है, तो मनुष्य के बनाया हुआ जो कानून है वो उसकी क्या औकात जो उसके सामने खड़े हो सके। इसीलिए प्राकृतिक क्रिया और प्राकृतिक घटना में ना अपस्ट्रॉफ एस लगेगा और ना ही ऑफ लगेगा। ठीक है बच्चे, चलिए। तो यहां पे रूल हम समझ चुके हैं कि प्राकृतिक क्रियाओं तथा घटनाओं में ना तो अपस्ट्रॉफ एस का हम यूज कर सकते हैं और ना ही ऑफ का यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, आई लाइक, मैं पसंद करता हूं गर्मी का मौसम। गर्मी का मौसम, ठीक है बच्चे। तो देखो समर सीजन, इसमें ऑफ भी नहीं यूज होगा और अपस्ट्रॉफ एस भी यूज नहीं होगा। तो ये दोनों सेंटेंस हमारा क्या हुआ? गलत हुआ। सही क्या होगा? आई लाइक समर सीजन। ठीक है बच्चे, अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चे यूज ऑफ प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में? यूज ऑफ प्रोनाउन, यानी जो प्रोनाउन हम लोग पढ़े हैं उसका यूज कैसे करना है, तो इसके बारे में समझेंगे। देखेंगे बच्चे, आपके सामने है ईच और एवरीवन। देखो ईच का मीनिंग भी होता है प्रत्येक और एवरीवन का मीनिंग भी होता है प्रत्येक। तो आप बोलोगे सर ईच का मीनिंग भी प्रत्येक, एवरीवन का मीनिंग भी प्रत्येक, तो दोनों में क्या फर्क है समझो। क्या फर्क है समझो। तो कहता है कि इसका प्रयोग यानी ईच का प्रयोग दो के बीच में तब करते हैं जब सबको अलग अलग करके बतलाना हो, बांट बांट करके बतलाना हो, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है, कहता है डॉट 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 ऑफ राम एंड श्याम। राम एंड श्याम में से प्रत्येक इज वेरी लेबोरियस। तो मेरे प्यारे बच्चों, बात कितने की हो रही है? दो की, और दो में से सबकी बात हो रही अलग अलग, है ना। तो वैसे सिचुएशन में क्या लगेगा? ईच लगेगा। उसी प्रकार से एवरीवन का मीनिंग भी हिंदी सेम होता है, लेकिन फर्क क्या है कि दो से अधिक में से प्रत्येक को अलग अलग करके बांट बांट करके बतलाने हो तो हम इसका यूज करेंगे, यानी एवरीवन का यूज करेंगे। ठीक है, यही आपको यहां पे दे दिया गया है। इसका प्रयोग दो से अधिक के बीच में तब करते हैं जब सबको अलग अलग करके दर्शाना हो, अलग अलग करके दर्शाना हो। आपके सामने क्वेश्चन है बच्चे, डॉट 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 ऑफ द 10 स्टूडेंट्स, यानी 10 विद्यार्थी में से प्रत्येक इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो 10 में से प्रत्येक, तो बच्चे 10 दो से अधिक है, तो दो से अधिक में से प्रत्येक की बात हो रही है, तो यहां पे आंसर हमारा होगा एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट है आइदर और एनी वन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइदर का मतलब होता है कोई एक और एनी वन का मतलब भी होता है कोई एक। तो दोनों में क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है, उसको हम समझेंगे। तो समझेंगे, आइदर का प्रयोग यदि दो में से कोई एक की बात करनी हो, दो में से कोई एक की बात करनी हो तो हम आइदर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप दोनों में से कोई एक होमवर्क नहीं बनाया। हमने ये नहीं बोला कि तुम नहीं बनाए हो कि वो नहीं बनाया है, लेकिन हां आप दोनों में से कोई एक, तो क्या लगाएंगे बच्चे?
आइदर। और दो से अधिक में से कोई एक की बात करनी हो तो या तो एनी लगाएंगे और नहीं तो एनी वन लगाएंगे। यहां पे आपको समझ में आ गया होगा। आइदर इसका प्रयोग दो में से किसी एक को दर्शाने के लिए होता है। आपके सामने क्वेश्चन है बच्चों, डॉट 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 ऑफ द टू बॉयज, यानी दो लड़कों में से कोई एक वाज स्ट्रॉन्ग, वो मजबूत था, वो ताकतवर था। तो दो में से कोई एक, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा बच्चे, आइदर। और दो से अधिक में से कोई हो जाएगा तो या तो एनी लगेगा नहीं तो एनी वन लगेगा। उसी प्रकार से एनी एनी वन को देख लेंगे। कहता है इसका प्रयोग दो से अधिक में से किसी एक को दर्शाने के लिए करते हैं। दो से अधिक में से किसी एक को दर्शाने के लिए। तो आपके सामने बच्चे क्वेश्चन है, कहता है डॉट 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 ऑफ द 10 स्टूडेंट्स, यानी 10 विद्यार्थी में से प्रत्येक कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। क्योंकि मैं इतना आसान और इजी पैटर्न पे पढ़ाता हूं कि 10 में से प्रत्येक क्या 100 में से प्रत्येक बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो 2 से 10 यानी कि 2 से अधिक में से प्रत्येक की बात करनी हो बच्चे, तो यहां तो आप एनी भी यूज कर सकते हो और एनी वन भी यूज कर सकते हो। तो आप देखोगे यहां पे ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। दोनों ऑप्शन हमारा सही है। बट आप बोलोगे सर मैं आंसर क्या करूं, तो जब कभी भी एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, तो जो आंसर सही है फर्स्ट वही आंसर होगा। क्योंकि इंग्लिश का रूल है फर्स्ट इज ऑलवेज फर्स्ट, जो पहले आएगा वही खाएगा, जो बाद में आएगा पछताएगा। ये रूल इंग्लिश का हमेशा काम करता है। तो हम इसका आंसर हालांकि बी कर देंगे, लेकिन आंसर दोनों सही है। ठीक है बच्चे। अब यहां पे एक प्रश्न आता है कि सर एनी और एनी वन में क्या फर्क है। तो समझो बच्चे, यदि बात सजीव की हो, यदि बात सजीव की हो तो हम उसके लिए एनी का भी यूज कर सकते हैं और उसके लिए एनी वन का भी यूज कर सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको बता चुका पिछले क्लास में कि अंग्रेजी में केवल मानव है जो सजीव है, और मानव के अलावा जो भी है वो सारे के सारे क्या है बच्चे, निर्जीव है। तो हमने अभी बताया कि यदि एनी और एनी वन का यूज करना है सजीव के लिए तो दोनों यूज हो सकता है, लेकिन यदि हम निर्जीव की बात करेंगे तो एनी और एनी वन में से केवल आप एनी का यूज कर पाओगे, एनी वन का यूज नहीं कर पाओगे। तो यही यहां पे हमने नोट करके दे दिया, NOTE। ठीक है। जब बात मानव का हो तो एनी या एनी वन में से कोई भी प्रयोग हो सकता है, परंतु जब बात निर्जीव की हो तो केवल हम एनी का प्रयोग करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया, डॉट 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 ऑफ द 5 फैंस, यानी 5 पंखा में से कोई एक इज नॉट रनिंग वेल, अच्छे से नहीं चल रहा बच्चे। तो 5 पंखा में से कोई एक, तो ये जो फैन है बच्चे वो निर्जीव है, और निर्जीव में से कोई एक तो हम एनी वन का यूज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा बच्चे, एनी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नाइदर और नन। तो मेरे प्यारे बच्चों, नाइदर का मीनिंग भी होता है कोई नहीं और नन का मीनिंग भी होता है कोई नहीं। तो दोनों में क्या अंतर है उस पर हम बात करेंगे। तो यदि दो में से कोई नहीं की बात करनी हो तो नाइदर का यूज होगा, और दो से अधिक में से कोई नहीं की बात करनी हो तो नन का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा आप दोनों में से किसी ने होमवर्क नहीं बनाया, तो दो में से कोई नहीं तो नाइदर। मैं बोलूंगा आप सब में से किसी ने होमवर्क नहीं बनाया, तो दो से अधिक में से कोई नहीं तो नन का यूज करेंगे। तो कॉन्सेप्ट बच्चे क्लियर है? बोलो बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है आपका? यहां पे दे दिया हमने, इसका प्रयोग दो में से कोई नहीं को दर्शाने के लिए करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया, डॉट 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 ऑफ राम एंड श्याम, यानी राम और श्याम में से कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, राम और श्याम में से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सका। तो बच्चे यहां पे किसकी किसकी बात हो रही है? एक राम की हो रही है और एक श्याम की हो रही है। तो दो में से कोई नहीं, तो आंसर क्या होगा बच्चे? नाइदर। आंसर क्या होगा? नाइदर। नेक्स्ट कहता है नन, इसका प्रयोग दो
दो से अधिक में से कोई नहीं को दर्शाने के लिए करते हैं। यहां पे इसका मीनिंग भी होता है कोई नहीं, और नाइदर का मीनिंग भी होता है कोई नहीं। ठीक है बच्चे, आपके सामने क्वेश्चन आ गया, डॉट 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 ऑफ द 10 स्टूडेंट्स, 10 विद्यार्थी में से किसी ने कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सका। तो 10 में से कोई नहीं, तो हमारा आंसर होगा बच्चे नन। नेक्स्ट, बोथ और ऑल। बोथ और ऑल, बोथ यानी कि सब, ऑल यानी कि सब, है ना। हम लोग बोथ को दोनों के सेंस में भी यूज करते हैं। तो समझेंगे बच्चे, यदि दो में से सब की बात करनी हो तो बोथ का यूज करेंगे, और दो से अधिक में से सब की बात करनी हो तो हम ऑल का यूज करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, पहले पॉइंट को देख लेते हैं। कहता है इसका प्रयोग दो में से सबके, सबको दर्शाने के लिए होता है। आपके सामने क्वेश्चन है, डॉट 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 ऑफ राम एंड रावण, यानी राम और रावण में से दोनों वेयर स्ट्रॉन्ग, दोनों ताकतवर थे। तो दो में से सब, तो हम क्या लगाएंगे बच्चे, बोथ। और दो से अधिक में से सब, तो क्या लगाएंगे, ऑल। आपके सामने क्वेश्चन है, डॉट 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 ऑफ द 10 स्टूडेंट्स, 10 विद्यार्थी में से सभी आर वेरी लेबोरियस इन द क्लास, क्लास में बहुत मेहनती है। तो 10 में से सब, तो यहां पे आंसर क्या होगा बच्चे, तो ऑल होगा। क्या होगा, ऑल होगा। नेक्स्ट बच्चे हैं हु, हुज और हुम। देखो ये एज अ रिलेटिव प्रोनाउन की हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो जब कभी भी मुझे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना पड़े तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ता है कि बात सजीव का हो रहा है कि बात निर्जीव का हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए हम बात करते हैं। हु जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है, हुज जो है वो पॉजेसिव केस है, वो अधिकार बतलाने का काम करता है। और हुम जो है बच्चे वो ऑब्जेक्ट है, यानी वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, चलिए। और उसी प्रकार से व्हाट, ऑफ विच और व्हाट। ठीक है, तो यहां पे अब ये फर्क क्या है समझो। हु फैमिली जो आता है वो सजीव के लिए आता है, और व्हाट फैमिली जो आता है निर्जीव के लिए आता है। तो जब कभी भी हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो हमको यह समझना है कि जहां पे यूज करना है, सबसे पहले हमें यह देखना है कि बात सजीव का हो रहा है कि बात निर्जीव का। अगर बात सजीव का होगा तो हु फैमिली आएगा, और बात निर्जीव का होगा बच्चे तो व्हाट फैमिली आएगा। ठीक है, चलो। तो यहां पे कहता है गॉड हेल्प्स देम, भगवान उनकी मदद करता है, डॉट 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 हेल्प देमसेल्फ, जो खुद की मदद करता है। ठीक है बच्चे, तो यहां पे हमने देखा ये बात तो इंसान की हो रही है, तो इसमें कौन सा फैमिली आएगा बच्चे, हु फैमिली आएगा। तो हु फैमिली आएगा, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, जहां तक हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं वहां तक हमें ढक देने हैं। अब देखो बच्चे यहां पे क्या है, हेल्प। तो हेल्प जो है क्या है, वर्ब है। और जो वर्ब के बाद आता है वो क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि आपको हम बता चुके हैं अंग्रेजी में 3 ही फंडा है, एस भी ओ, यानी वर्ब के जो पहले आएगा सब्जेक्ट, और वर्ब के जो बाद में आएगा ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो हेल्प के बाद में आ गया वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देमसेल्व्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। और किसी भी सेंटेंस को पूरा होने के लिए हमें 3 चीज की आवश्यकता पड़ती है, एस भी ओ, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमको यहां पे वर्ब मिल गया, हमको यहां पे ऑब्जेक्ट मिल गया, यानी वर्ब भी मिल गया, ऑब्जेक्ट भी मिल गया। तो कमी किसका है बच्चे, तो सब्जेक्ट का है। तो इसमें सब्जेक्ट का काम कौन करता है, हु, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, हु होगा। ठीक है, चलो। नेक्स्ट है हुज। समझो, जो काम हुज करता है वही काम ऑफ बीच करता है। दोनों में फर्क क्या है समझो। यदि सजीव का अधिकार बतलाना है तो हुज और ऑफ बीच का प्रयोग करेंगे, जब हमें निर्जीव का अधिकार बतलाना है। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं पूछूं किसका बेटा, तो किसी न किसी इंसान का ही होगा, तो हुज सन,
है ना। लेकिन मैं बोलूंगा किसका तार, तो तार तो किसी इंसान का नहीं होता, तो ऑफ विच वायर, यानी सजीव का अधिकार बतलाना है तो हुज का यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, और निर्जीव का अधिकार बतलाना है तो ऑफ विच का यूज करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, कहता है हुज, हुज का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में तब करते हैं जब बात मानव की हो और उसका अधिकार दर्शाना हो। आपके सामने क्वेश्चन है, आई लाइक द एक्ट्रेस, मैं उस एक्ट्रेस को पसंद करता हूं, डॉट 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 आईज आर ब्राउन, जिसकी आंखें भूरी है। आपने एक सॉन्ग सुना होगा, जिसकी आंखें झुकी झुकी, जिसका चेहरा खिला खिला, बड़े किस्मत वाले हैं ओ जिसे तेरा प्यार मिला। तो जिसकी आंखें, तो किसी तो इंसान की आंखें देख के तुम प्यार के जाल में फंसे होंगे, तो इसके लिए क्या होगा बच्चे आंसर हमारा, तो हुज होगा। नेक्स्ट है हुम। हुम का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में तब करते हैं जब बात मानव का हो और वाक्य का क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। कहता है नो वन कैन किल हिम, डॉट 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 गॉड सेव्स, उसे कोई नहीं मार सकता जिसे दुनिया, जिसे भगवान बचाने वाला है, उसे कोई नहीं मार सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने यहां तक, यहां तो इंसान की बात हो रही है, तो यहां पे क्या है, हमने ढक दिया। अब यहां पे सेव जो है क्रिया है, क्या है, क्रिया, और क्रिया के जो पहले आता है सब्जेक्ट, तो आपको सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया। कमी किसका है बच्चे, ऑब्जेक्ट का। और मानव के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, हुम, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, हुम। एक सॉन्ग था अजय देवगन का, मूवी का, कहता है एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, यानी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब एक रूल आपका और बच गया है, ऑफ विच। जैसा कि हमने बताया था, अगर सजीव का अधिकार बतलाना है तो हम हुज का यूज करेंगे, और निर्जीव का अधिकार बतलाना है तो ऑफ विच का यूज करेंगे। कहता है ऑफ विच का प्रयोग निर्जीव के संबंधों के संदर्भ में अधिकार दर्शाने के लिए तब करते हैं जिसका के अभिप्राय में होता है जिसका। कहता है आई हैव अ फैन, मेरे पास एक पंखा है, डॉट 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 वायर इज ओल्ड, जिसका तार पुराना है, जिसका। तो यहां पे जिसका फैन की बात हो रही, फैन निर्जीव है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा बच्चे, ऑफ विच। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आज प्रोनाउन का सेशन कंप्लीट कर दिया। अब आपके एग्जाम में प्रोनाउन चैप्टर से अगर एक भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी यहीं से पूछा जाएगा जो मैंने आपको पढ़ाया। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको हमारा चैनल अगर अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हमारा चैनल है इंग्लिश बाय धीरू बाबा। धन्यवाद।